विद्यार्थियों, हम जैव सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें आलेखों द्वारा प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने डायग्रामेटिक प्रदर्शन या आंकड़ों का डायग्रामेटिक प्रदर्शन के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक पे आज हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जैव सांख्यिकी के आंकड़ों का नियमित रेगुलर वे स्मूथ कर्व और कर्वों द्वारा ये वक्रों द्वारा आलेखी निरूपण कर कहलाता है। प्रदर्शन आलेखी हम वक्र बनाएं ग्राफ पेपर के ऊपर। आपने सभी ने ग्राफ पेपर देखा होगा। ग्राफ पेपर पे अगर हम इसको प्लॉट करें आंकड़ों को, तो वो दो आंकड़े उस पर प्लॉट किए जाते हैं, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उस प्लॉटिंग को, और ये ग्राफ पेपर का मैंने चित्र लगाया, ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर के इस तरह खंड होते हैं। ये एक एक मोटी लाइन और उसके अंदर 5 छोटी लाइनें, 25 क्यूब्स का एक खंड बना हुआ है। ये ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पे किस प्रकार एक्स और वाई एक्सिस डाली जाती है, ये इस नेक्स्ट शीट में मैंने समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो लेटिवी लाइन है एक्स एक्सिस जिस पे लिखा हुआ है, एक तरफ माइनस में उसमें फिगर है और एक तरफ उसमें पॉजिटिव फिगर है, और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं, क्वाड्रेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स है। एक मिनट रुको, ये 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 ये 3 और ये 4। ये आपने गौर किया होगा, ये वाले क्वाड्रेंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसमें वाई एक्सिस नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये प्योर पॉजिटिव है, प्योर नेगेटिव, दोनों ही आंकड़े इसमें नेगेटिव है। इन्हें अगर आप ढंग से देखें तो ये एक वाई एक्सिस, ये नीचे वाई डैश एक्सिस कहलाता है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस कहलाता है। तो ग्राफ पेपर के जो पैरेलल या ज़मीन के पैरेलल जो है वो एक्स एक्सिस है, और उसको हम एब्सीसा के नाम से जानते हैं। अभी आगे लिखा मिल जाएगा। इसे क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस है। दूसरा जो एब्सीसा मैंने बताया, और जो वाई एक्सिस है उसको हम अनुलंब रेखा कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्रम सूचक, ऑर्डिनेट क्रम सूचक रहता है। ये वाई एक्सिस, इस पे अक्ष जिस पे बिंदु मिलते हैं, और दोनों जने जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ओ पॉइंट कहलाता है, 0 पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, इसे ओरिजिन पॉइंट, ओ पॉइंट या शून्य बिंदु कहते हैं। यहाँ से 0 शुरू है, सब तरफ का 0 यहीं से शुरू है। और यहाँ लेख में किसी सांख्यिकी आंकड़े को दर्शाने के लिए उचित लंबाई रेखाखंडों की जरूरत होती है। कोई सा भी ले लीजिए आप, ये 1 2 3 4 की जगह 100 200 300 ले लीजिए, 50 60 70 ले लीजिए, जैसा भी लेना है, 1 2 3 4 5 ले लीजिए। जिस तरह से ये है, इस तरह से आप पहले डिसाइड करेंगे, पहले निश्चित करेंगे कि हमें क्या आंकड़े लेने हैं। उसी आंकड़े, जो आपको आंकड़े दिए गए जिनको यहाँ प्लॉटिंग करनी है, उसको इस पर प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसको जब लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है। अगर ये ऐसे और ऐसे, और इसमें -1 5, अर्थात एक्स एक्सिस पे -1, एक्स एक्सिस पे -1 ये रहा, और वाई एक्सिस पे प्लस का 5, तो ये यहाँ कहीं आएगा, इस जगह पे प्लॉट होगा, ऊपर की तरफ 4 के आस ऊपर 5। अगर यहीं -5 होता तो ये नीचे की तरफ प्लॉट होता। यहाँ इस तरह डॉट्स प्लॉट किए जाते हैं अलग अलग। ये 1 और 5 होता, 1 और 4 होता, तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, ये एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 4 यहाँ प्लॉट होता। इसी तरह कोई से भी आंकड़े, जिस तरह से आप ये दोनों इसके, और इन दोनों को ऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है ना। इनके दोनों को जो एक्स वाई के निर्देशांक है उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और इन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। चलें आगे। आशा है आपकी थोड़ी बहुत ये समझ में आ गई। ईजी है, बहुत छोटी क्लास का है। मैंने अभी बताया एब्सीसा वाई एक्सिस, एब्सीसा क्षैतिज रेखा, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस क्रम सूचक, अनुबंध रेखा, ओरिजिन पॉइंट 0 या शून्य बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं। आलेखों के प्रकार देखते हैं। ये आलेखों के प्रकार के लिए हम ये जानते हैं, और अच्छी तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम वो करते हैं ना, वो लगाते हैं, और अवर्गीकृत में से अनग्रुप्ड,
अगर आंकड़े हैं तो उसे दो प्रकार के आलेख बनाए जा सकते हैं। आगे मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, सिंपल लीनियर और दूसरा दोनों के बारे में, पॉलीलीनियर ग्राफ के बारे में अभी आगे बात करूँगा। वर्गीकृत आंकड़े जो कि क्लासिफाइड या ग्रुप्ड आंकड़े हैं, उनमें 4 प्रकार के आलेख बनाए जाते हैं, उनकी बात भी अभी करूँगा। उसमें हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है, फ्रीक्वेंसी कर्व्स है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जान रखा है, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाया जाता है। तो आइए इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है ग्राफ के ऊपर, उन्हें समझते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि सिंपल लीनियर ग्राफ बनाया जाता है। इस सिंपल लीनियर ग्राफ का जैसे नाम बता रहा है, साधारण रेखिक आलेख में केवल एक अंक होता है, अर्थात एक आलेख वाई एक्सिस पे कुछ नहीं होता, किसी पे कुछ नहीं होता, एक अंक होता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव वाली साइड पे ले लिया जाता है और वहीं पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन, कोई सी भी चीज़, ब्लड प्रेशर 100 जनों का, 10 जनों का, 20 जनों का, उसको आप वहाँ सिंपल लीनियर ग्राफ के ऊपर दिखा सकते हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे। और एक दूसरा मैंने आपसे कहा पॉलीलीनियर ग्राफ। तो पहले सिंपल लीनियर ग्राफ देखें कैसे बनता है। ये देखिए सिंपल लीनियर ग्राफ, एक तरफ वाई एक्सिस पे एनिमल दर्शाए गए हैं और एक्स एक्सिस पे ईयर दर्शा गए। कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इतने जानवर पकड़े गए, इतने जानवर मरे, इस प्रकार 1999 में 200, 2000 में 300। आप वो डॉट देख सकते हो, ये 1999, ये डॉट यहाँ 200, ये 2000, ये 300, ये 2001 में, सन 2001 में 500, सन 2002 के अंदर 600, फिर ये कम हो गए जैसे 400। इस तरीके का ये एक आंकड़े का फिगर था, लिखे हुए आंकड़ों को इस प्रकार प्लॉट किया। ये सिंपल, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, प्लॉट करके रख दिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सिंपल लीनियर ग्राफ कहलाता है। ये पॉलीलीनियर ग्राफ, पॉलीलीनियर का मतलब है ज़्यादा आंकड़े इस पर रखे गए, एक से अधिक आंकड़े रखे गए। तो देखो 14 से 24 साल के बच्चों की उम्र है, सिनेमा अटेंडेंस इन यूके, अमेरिका, इंग्लैंड के, यूके की कोई आंकड़े प्रदर्शित किए गए कि किस प्रकार 1990 में कितने बच्चों ने देखा, 95 में कितने देखा, 2000 में कितने बच्चों ने देखा, 2005 में कितने बच्चों ने देखा और 2010 में कितने बच्चों ने देखा। उम्र भी दिखा दी कलर से। ब्लू कलर के जो आंकड़े हैं वो अलग कलर के हैं, रेड कलर वाले 24 से 34 साल के लिए लोगों के लिए, हरे वाले 34 से 44 साल के, और बैंगनी वाले 44 से 54 साल के। 10, 20, 30, 40, 50, 60% भी लिख दिया ऐसे। यानी 1990 में 10% लोगों ने पिक्चर अटेंड देखने गए, ग्रीन कलर तो 14 से 24 साल वाले, और 40% से कुछ कम 39% के करीब ये गए हैं सबसे ज़्यादा 44 से 54 वाले। इस तरीके से इससे आंकड़े निकाले। ये पॉलीलीनियर भी कर, एक हाथ और एग्जाम्पल लिया होगा शायद मैंने पॉलीलीनियर का, ये एक और है। पॉलीलीनियर इस तरह से भी दिया जा सकता है। ये कंजम्पशन ऑफ स्प्रेड, हम जो ब्रेड पे स्प्रेड लगा के खाते हैं उसके कंजम्पशन के बारे में बताया कि कब कैसे शुरू हुआ, कब कैसे मीन्स कितना है, 81 में कौन से लेते थे, बटर कब कितना ज़्यादा कंजम्पशन था, कैसे कैसे बटर का कंजम्पशन कम हो गया, कैसे मार्गरीन और लो फैट एंड रिड्यूस स्प्रेड, दूसरी जो स्प्रेड है लो फैट वाली, उनका कंजम्पशन शुरू हो गया। ये पॉलीलीनियर स्प्रेड है। तो मैंने कहा था आपसे कि अगर अवर्गीकृत अनग्रुप्ड आंकड़े हो तो सिर्फ 2 ही तरह के ग्राफ बन सकते हैं, और अगर ग्रुप्ड हो तो उसमें 4 तरह के बनते हैं। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके को किस तरह बनाया जाता है देख लेते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं तो आपके बात समझिए। हिस्टोग्राम जैसे बार चार्ट बनाया जाता है उस तरह बनाया जाता है, और इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके लिए। ये लेख सतत, ये आलेख होना चाहिए, ये आलेख सतत श्रेणी के आंकड़ों के लिए, जैसे कंटिन्यूस आंकड़े हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लेख की जगह आलेख पढ़िएगा, मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये आलेख आयतों से मिलकर बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था रेक्टेंगल्स से मिलकर बनाया जाता है। सभी आयत सटकर बनाए जाते हैं, ज़्यादातर सभी आयत सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, और ये आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक डायग्राम है, उसको देख लीजिएगा, ये हिस्टोग्राम है। 0 कुछ नहीं, 40 शायद 1 या 2 होंगे, इस तरीके से ब्लॉक के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आप एक एक रेक्टेंगल देख सकते हो, इनकी मात्रा देख सकते हो। ये यहाँ करीब 11 पे है, ये यहाँ 25 से ऊपर है, ये यहाँ 20 से नीचे है, ये यहाँ 10
के नीचे है, ये यहाँ 5 के नीचे, इस प्रकार 120। और ये जो एजेस दिए गए 40 से 60, अर्थात ये 50 है, ये 70 है, ये 90 है, ये 110 है और ये 130 है। बड़े आराम से इसको आप देख सकते हो कि ये 10 10 10 10 या 20 20 20 20 या 30 30 30 इस तरह से करके लगाए जाते हैं और उनकी चौड़ाई सबकी सेम होती है और इस आंकड़े को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। बीच वाली जो लाइन लगाई मैंने वहाँ पर आंकड़े लिखे नहीं, डायग्राम समझाने के लिए। और ये हिस्टोग्राम में मैंने आपसे कह दिया कंटिन्यूस होता है और इसको आधार मान करके बनाया जाता है। ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए सभी आयतों को सटाकर बनाते हैं तथा ओ एक्स अक्ष, ये ओ एक्स अक्ष है, ये 0 और ये एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर के लेकर के 10 वर्ग अंतराल में आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। और ये इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी है और ये इधर वो है। इस तरह से हिस्टोग्राम प्रदर्शित किया जा सकता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम के पश्चात क्या, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसमें यह मान लिया जाता है कि आवर्ती वर्ग के मध्य में केंद्रित है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, वो मध्य के इस ग्रुप के बीच में केंद्रित है। प्रत्येक में आप एक हिस्टोग्राम जैसा स्ट्रक्चर देखोगे और पॉइंट देखो बीच में लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, इस जो स्ट्रक्चर बना है इस बार के बीच में उस डॉट्स को जोड़ दिया जाता है और इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ये बारंबारता बहुभुज के अंतर्गत क्षेत्र लगभग उतना ही होता है जितना कि हिस्टोग्राम या बारंबारता आलेख दिखाता है। और इसको बारंबारता बहुभुज, और इसके ऊपर जो लाइन बन गई ये वक्र बन जाती है और इस वक्र को बाद में सॉफ्ट कर दिया जाए, सॉफ्ट में स्मूथन अप कर दिया तो फ्रीक्वेंसी वो हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। ये तो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, तब फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। ये जो दर्शाया गया है एक फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तीनों एक साथ दर्शाया गया। मैंने ऊपर इसमें फ्रीक्वेंसी कर्व लिखा है क्योंकि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में देखना है। और मैंने आपको पिछली बार कहा था कि इन आंकड़ों को जो सेंटर पे आंकड़ों को निशान लगाया गया, उन आंकड़ों को अगर हम स्मूदन आउट कर दें तो एक लंबा और स्मूथ ग्राफ बन जाता है। स्मूथ मीन्स सरल कर दें, सिंपल कर दें, तो एक तरह से ये कर्व बन जाएगा पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं हेयर पिन कर्व की तरह कर्व दिख रहा है और इस कर्व को फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हमने आपसे कहा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी वर्गीकृत आंकड़ों में से संचयी आवर्ती सारणी के अंकों को की सहायता से बनाएगा। संचयी आवर्ती सारणी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में से ये डाटा लिया गया है और इस डाटा को ओ एक्स अक्ष पे और ओ वाई अक्ष पे लगाया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी साइड में लिखा हुआ है। वेट, गोरिल्ला का वेट इस पे दिखाया गया, मेल गोरिल्ला का। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसमें प्लॉटिंग करी गई है और इस प्लॉटिंग के अंदर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो 28.5 ये वेट है गोरिल्ला के कंटिन्यूसली बढ़ते हुए। इधर की तरफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ गोरिल्ला या डेज के हिसाब से उसको प्लॉट किया गया होगा। तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। विद्यार्थियों, ये आलेख द्वारा प्रस्तुतिकरण फायदे का भी है, अर्थात उपयोगिता का भी है और दोषपूर्ण भी है। उपयोगिता ये है कि इस आलेखों के माध्यम से आप आंकड़ों का प्रदर्शन करने में दृष्टिगत विधि अपनाते हो और इससे आप मीन, मीडियन, मोड, माध्य का, बहुलक आदि का निर्धारण संभव है। मीडियन और मोड का संभव है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श है और सहसंबंध अध्ययन के लिए सरलता से सहसंबंध अध्ययन आप आराम से देख सकते हो। इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन में उपयोगी है और बारंबारता फ्रीक्वेंसी का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। बारंबार फ्रीक्वेंसी को इससे आसान तरीके से और प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। समझने में, आंकड़ों से समझने में देर लग सकती है, पर चूंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आलेख के द्वारा समझाया गया और ये संचयी आवर्ती चक्र कर्व है, तो इसे आसानी से समझ सकते हो। दोष क्या क्या हैं? तो इसके अंदर दोष ये है कि ये वास्तविकता से थोड़ा सा परे अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखने में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि ये मार्क कहाँ हैं। वास्तविक मानों की अपेक्षा केवल प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, है ना, थोड़ा इल्यूसिव इफेक्ट देते हैं, भ्रमात्मक वो हो सकते हैं। अच्छा, इन आंकड़ों के प्रेजेंटेशन से, कि इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम कई बार इसको
इससे गलत प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। गलत से मतलब है जो हम चाहते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बायस्ड प्रेजेंटेशन हो सकता है और अधिक तथ्यों का प्रदर्शन जटिल होता है, इसमें ज़्यादा तथ्य नहीं प्रदर्शित किए जा सकते। सुपरफिशियल समझ लीजिए या मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए। तो जब कर्व बनाते हैं हम तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप उसमें अंदाज़ा लगा लेते हैं भाई ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया, मार्च में ज़्यादा हो गया, मई में कम हो गया, ठीक उसी तरीके से ना। तो आज के अध्ययन में इतना ही। धन्यवाद।